नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जी हां, लगातार दूसरे दिन नए मामलों की संख्या 1 लाख से कम दर्ज की गई। एक अच्छी खबर जरूर है, लेकिन इसके बावजूद बहुत जरूरी है कि हम सभी अपना टीकाकरण कराएं और साथ ही कोविड से जुड़ी हर सावधानी का पालन कड़ाई से करें। कोविड संक्रमण के नए लक्षणों को कैसे समझें, वैक्सीनेशन क्यों अपनाएं और क्यों अब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। ऐसे ही जुड़े तमाम सवालों के साथ हम हाजिर हैं डॉक्टर स्पीक में, जहां आपकी हर शंका का समाधान करेंगे हमारे विशेषज्ञ। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं हूं जया सिन्हा और मेरे साथ हैं शुभेंदु। Thank you, Jaya. Welcome to a brand new episode of Dr. Speak. This is the place where all queries, all doubts related to COVID-19 can be clarified. Our medical experts join us and give us all the information. As Jaya mentioned, that as the unlock phase has started all around us, marketplaces, workplaces are opening up. Our responsibility increases many-fold. We'll talk about those aspects. Any query that you have about staying safe during COVID-19, about vaccinations, side effects, and why they're absolutely crucial. You can connect with us on Facebook. You can call us directly on the number that we are flashing on the screen. Let me quickly introduce the medical experts who are joining us in the program today. Dr. Ashish Bhalla, Professor Internal Medicine, in charge COVID Hospital, PGI MER, Chandigarh. Also Dr. Rakesh Kumar, Professor, Department of ENT, All India Institute of Medical Sciences, Delhi. Good afternoon and welcome to both our medical experts. Dr. Ashish Bhalla, if you can begin with you, sir. As the unlock phase begins, different states, districts open up slowly. What lessons would you say we have learnt the last time we had seen unlock after the first wave of COVID-19? What are those lessons that we must keep in mind as we again start afresh? Whether we have really learned or not, or we are still learning, or people have they get lessons, they learn. Last time we reopening, so caution to the wind. Started doing without COVID appropriate behavior, and coupled with that was virus mutation, which ended up causing the second surge. All the cases have come down, but precautions which we were taking earlier and the precautions which the follow need to be continued. Regarding the बिल्कुल, जब अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, ऐसे में एक बार फिर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं करनी है जो पहले हमने की है। डॉक्टर राकेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुमार, किस तरह से आप देखते हैं इसी तरह का सवाल, जब अनलॉकिंग हुई है एक बार फिर हम देख रहे हैं सड़कों पे, बाज़ारों पे भीड़ जुट रही है, कई लोग खुद से जा रहे हैं, कई लोगों के लिए मजबूरी है, रोजी रोटी का सवाल है। कैसे आपको लगता है कि काम करते हुए और अपनी तमाम ज़रूरी कामों को करते हुए भी हम कोरोना के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं, और क्या वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनका हमें अभी भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है और शायद हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी डॉक्टर आशीष ने बताया, इम्पॉर्टेंट है कि ऑल्दो हमारा अनलॉकिंग की जो प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, बट अभी जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो स्टेप लेना है वो हम लोगों को लेना है, जो लोग हैं उनको लेना है। जैसे गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि जब तक जरूरी ना हो बाहर ना निकले। मतलब खुल गया मतलब ये नहीं सारे लोग मार्केट में हैं, रोड पे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, जरूरत नहीं है तब भी। बहुत जरूरत ना हो तो बाहर ना निकले। अगर बाहर निकले तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे आपने बोला कि एक तो 6 फुट की दूरी, 6 गज की दूरी रखें, 2 हाथ की दूरी रखें, वो इम्पोर्टेंट है। मास्क लगाएं जरूर, और अगर बहुत क्राउडेड प्लेस पे जा रहे हैं
तो आपको डबल मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। और मास्क लगा रहे हैं, जब भी मास्क गीला हो तो उसको चेंज करें। जरूरी नहीं है कि आपको आपको N95 मास्क लगाना है, सर्जिकल मास्क लगाना है, कपड़े वाला मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गीला होते ही उसको चेंज करना जरूरी है। दूसरा है कि आपको हाथ को सैनिटाइज करते रहें। जहां पर पानी और साबुन की सुविधा उपलब्ध है, वहां हाथ को पानी और साबुन से धोएं 20 से 25 सेकंड के लिए। जहां नहीं है वहां पे अपना सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों का पार्टिसिपेशन मेरा मतलब है कि अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो लोग तो अपना ख्याल रखें, लेकिन जैसे होता है कि हम लोगों की जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, बड़ी कमजोर है इस मामले में। कि अभी हमने फर्स्ट वेव में जो दिक्कत हुई, हमने थोड़े दिन उसको फॉलो किया, जैसे खुला फिर से हमने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था, मास्क हटा दिए, हैंड सैनिटाइजर भूल गए और बाकी चीजें भूल गए, तो सेकेंड वेव आ गई। अब अगर हम फिर से वो करेंगे तो थर्ड वेव भी आएगी। तो इम्पोर्टेंट है कि हम जो हमारे तरफ से कर सकते हैं वो करें। और साथ साथ में मैं चाहूंगा कि जो लोकल लीडर्स हैं, जैसे मान लीजिए मार्केट एसोसिएशन है, वो लोग पहल करें और इंश्योर करें कि जो मार्केट में लोग आ रहे हैं वो मास्क इस्तेमाल करें, डिस्टेंसिंग रखें। और दुकान में जैसे पहले होता था, मार्केट में आप जा रहे हैं तो उन्होंने एक रस्सी लगाई होती थी कि भाई एक बार में 5 लोग से ज्यादा एंटर नहीं करेंगे, वो एनफोर्स करें। और जितना हो सके कि ऑनलाइन ऑर्डर करें या आप फोन से ऑर्डर करें तो घर पे वो आपके सामान छोड़ दें। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, जो अथॉरिटीज है, लोकल अथॉरिटी, वो इंश्योर करें कि चीजें ठीक से फॉलो की जा रही हैं। जैसे पहले था कि भाई आप उसके ऊपर एक जुर्माना रख सकते हो, पहले आप उनको बता सकते हो कि भाई ऐसा करना ठीक नहीं है, करेंगे तो आपकी स्वास्थ्य को ही हानि होगी। अगर उसके बाद भी लोग नहीं मानते हैं तो फिर किसी प्रकार का जुर्माना रखा जाए, जिससे कि लोग एनफोर्स हो वो चीज करने के लिए। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ एक चीज पे छोड़ेंगे तो वो शायद उतना प्रभावी नहीं होगा, या लॉन्ग टर्म उसको फॉलो करना मुश्किल। Right. Dr. Kumar, also there have been a growing concern about how to keep youngsters, those below the age of 18 years, for whom vaccines are not approved as of now. In the coming days, as vaccination drive continues for those above 18 years of age, how significant and what are the ways through which we can protect the youngsters and children? Although exams have been cancelled, but what are the specific ways, sir? The important thing is till the time the vaccine is approved for children, say 10 to 18 or below 10, COVID appropriate behavior is important. The mask has to be used. You can avoid using masks in the children less than 2 years old, but older than 2 years, one can use mask. Again, avoid taking the kids in the crowded place. Also, use the COVID appropriate behavior, that hand sanitation, hand washing with soap and water, and keeping proper distance is important. In kids, the important thing is, in children, they may not have symptoms, but they can be carriers. So they will be helping spread of the virus all around. So that is important. And when they use mask, this spread can be avoided. डॉक्टर भला, हमने देखा कि इस जो काफ़ी लोग, हमने जिस तरह से घर पे कोरोना के खिलाफ भी लड़ी, एक बड़ी संख्या में लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन का चलन भी बढ़ा। अगर आपको थोड़ा बुखार फील हो रहा है तो आप लोग आराम से PCM ले रहे हैं, या बाकी जो सप्लीमेंट्स की बात करें, जिंक, कोविड, विटामिन की, किस तरह से आप देखते हैं इसको और कितना ये सेफ है? डॉक्टर भल्ला। Please repeat the question, please. डॉक्टर भल्ला, हमने देखा कि सेल्फ मेडिकेशन का चलन भी बढ़ा। लोग अब अपनी समझ से या जानकारी, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी जानकारी मिल रही है, उस लिहाज से खुद भी दवाइयाँ लेनी उन्होंने शुरू की। हल्का बुखार है, आपने PCM ले लिया, क्रोसिन ले ली, या जिंक के सप्लीमेंट्स या बाकी सप्लीमेंट्स लोग लेने लग गए। किस तरह से आप देखते हैं कि ये कितना सही है, कितना सेफ है? देखिए, कॉन्सेप्ट है होम केयर का, वो एक है, उसका उसको करने का कारण यही था, नहीं कर
अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती आएंगे, ये सिम्टम्स वहां भर्ती नहीं हो पाएंगे, इसलिए किया गया था। कुछ राइडर्स के आप फ्लैश को अपने ध्यान रखेंगे, जैसे बिल्कुल डॉक्टर भल्ला से हम बातचीत जारी रखेंगे, उनकी आवाज़ थोड़ी यहाँ मिलनी मुश्किल हो रही है। डॉक्टर कुमार, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये हम दवाइयों की बात कर रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन आपको लगता है कितना सही है? क्योंकि होम केयर काफ़ी बढ़ावा दिया गया और हमने देखा कि लाखों की संख्या में लोग घरों में रहकर ही तमाम एहतियात बरतकर वो सही हुए, उन्होंने कोरोना को हराने में सफलता पाई। लेकिन किस तरह से इन सप्लीमेंट्स का लेना, लोग अभी भी लगातार जारी है उनका सप्लीमेंट्स लेना, वो किस तरह से देखते हैं इस चलन को और कितना ये सुरक्षित मानते हैं आप इसे? जी देखिए, होम आइसोलेशन या होम केयर इम्पोर्टेंट तो है ही। जैसे हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सेक्टर के ऊपर सारे लोगों को डायरेक्टली अंडर केयर रखना मुश्किल है, तो ये तो जरूरी है कि होम पे जिनका ट्रीटमेंट किया जा सके वो जरूर करें। लेकिन जैसे सेल्फ मेडिकेशन, अगर फीवर है तो पैरासीटामोल तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसके अलावा सप्लीमेंट, जैसे अभी नई गाइडलाइन आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें एक सप्लीमेंट का रोल खत्म हो गया है, तो सप्लीमेंट ना लें। उसके अलावा मेरी राय ये है कि पानी बहुत ज्यादा पिएं और पौष्टिक आहार का इस्तेमाल करें। अपने जो फोन के ऊपर आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने दोस्तों से, अपने उनसे बात कर सकते हैं, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है। आप खुद को आइसोलेट करें कि जिससे कि बाकी घर में लोग हैं वहां तक इन्फेक्शन ना पहुंचे। जैसे कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर रखें, और बाकी लोग भी जब आपको खाना देने आ रहे हैं या आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उसके बाद खाना देने के बाद अपने हाथ धो लें और अपने हाथों से मुंह को टच ना करें जब तक कि आप हाथों को साफ ना करें। तो सेल्फ मेडिकेशन मिनिमम जितना है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको मेडिसिन की जरूरत ज्यादा पड़ती है तो अंडर मेडिकल सुपरविजन में ही लेना चाहिए। और गवर्नमेंट ने, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन लोगों ने अलग अलग जगह पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सर्वेलेंस ऑफिसर रखे हैं। अगर आप उनके नंबर डिस्प्लेड हैं, उनको आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको गाइड करेंगे क्या चीज अपने आप कर सकते हैं और कब आपको कांटेक्ट करना है, जिससे कि आप बिना किसी और ज्यादा विलंब के हॉस्पिटल या आप डायरेक्ट मेडिकल सुपरविजन के अंदर अपना ट्रीटमेंट कर पाए। तो सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। Right. Dr. Kumar, we'll take this conversation forward. We'll also try and connect with Dr. Bhalla once his audio improves. A gentle reminder to all our viewers, you're watching this program live. You can put your questions on our Facebook page and we'll take those questions. You can also call us. The number is flashing on the screen, 011 233 87031, Delhi number. Dr. Kumar, one question that comes very frequently is about how the symptoms of COVID-19 often stay longer than COVID itself. A person becomes COVID negative, but symptoms of cough, symptoms of sore throat, even headache stays for a longer period. How does one deal with such situations, sir? See, the important thing is that one has to have his mood cheerful, is in good mood. So that is most important. The important aspect here is that they have defeated COVID. So that they should keep in mind. These minor problems can continue even after the COVID has been cured. So don't worry too much about them. The important thing is take care of your nutrition, take care of your fluid intake, and don't start exerting too much. So one can start with simple exercises like walking, take deep breathing exercises, and just one can take a stroll outside in front of their home or in park. As such, nowadays it is not advisable to go to the park because the lockdown is still partial, but they can go to their rooftop or their balcony and just take a stroll. So that way, if your mood is good, your immune system is working better. But side by side, I will also tell you, suppose there is a symptoms like fever, weakness, which is increasing, gradually increasing. So one can take the opinion of the physician, the treating physician. It might be indicating something serious inside. So once your doctor sees you and say nothing to worry,
So the general measure, especially good diet, the COVID appropriate behavior and light exercises are to be continued. So that will go a long way to keep you healthy and fit. जी, बट डॉक्टर कुमार, कई बार ऐसा हम देखते हैं कि कई बार जो लक्षण रह जाते हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो कई बार गंभीर भी होते हैं। कई लोगों ने इसकी शिकायत की है कि उनकी आंखों के आगे धुंधलापन आ गया है, ब्लड विजन है या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। ऐसे में क्या कुछ सलाह आप उन्हें देता हुआ नज़र आएंगे? क्या कुछ दवाइयाँ वो ले सकते हैं? क्या कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं? क्या डॉक्टर से सलाह के बाद ही, लेकिन क्या कुछ सलाह आप देंगे ऐसे लोगों को? जी, पहली बात तो ये है कि अगर आपको बहुत कमजोरी है और वो ओवर नेक्स्ट 1 और 2 वीक में नहीं इम्प्रूव हो रही है तो एक बार डॉक्टर को जरूर आप बात करें, चाहे वो टेली कंसल्टेशन के ऊपर बात कर सकते हैं या आप अगर आपके नियर बाई डॉक्टर हैं और आपको देखने के लिए तैयार हैं तो उनके साथ मिल सकते हैं, जिससे कि हम जैसे आपने बोला कोई सीरियस अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो हम रूल आउट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है। अगर वो रूल आउट हो गई तो घबराए नहीं, ये सिर्फ एक छोटा सा टाइम की बात है। जैसे जैसे आपका टाइम निकलेगा आप धीरे धीरे आप स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा और आप अच्छा फील करेंगे। तो बहुत ज्यादा इसमें रेस्टलेस होने की जरूरत नहीं है। इट विल टेक टाइम, सम केसेस इट टेक टाइम, बट इवेंचुअली यू विल बी ओके, यू विल बी हेल्दी, सो डोंट वरी। बिल्कुल। डॉक्टर कुमार, वैक्सीनेशन को लेकर भी कई तरह के सवाल यहाँ पर सामने आते हैं। कोमोबोर्टिस को लेकर कई बार गाइडलाइंस भी सरकार की तरफ से जारी की गई हैं, लेकिन फिर भी आम सवाल सामने आते हैं, जैसे कि अगर किसी को कोई एलर्जी है तो क्या वो वैक्सीनेशन ले सकता है? यही सवाल जयांश इस वक्त पूछना चाहते हैं। इनको क्या सलाह देंगे आप? जी, अगर आपका नाक का एलर्जी है या छाती का एलर्जी है जो कंट्रोल्ड है तो उसमें वैक्सीन तो लेने में कोई ऐसा नहीं है कि वैक्सीन नहीं ली जा सकती। वैक्सीन जरूर ली जा सकती है और अपना वैक्सीन आप जल्द से जल्द लें। सिर्फ एक ही बात करें, जब वैक्सीन के लिए जाएंगे तो आप वहां पे बताएं कि आपको एलर्जी है। बिल्कुल। डॉक्टर भल्ला भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर भल्ला, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, प्लीज जी, कैन यू हियर मी नाउ? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज़ हमें आ रही है। डॉक्टर भल्ला, लगातार यहाँ पर हमारे फेसबुक पे या सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई सवाल आ रहे हैं। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को लेकर काफ़ी सवाल आ रहे हैं। हमने डॉक्टर कुमार ने भी इस बारे में जानकारी दी कि किस तरह से आप बच सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति 15-20 दिन के बाद वायरस से उठा है, वायरस से जंग जीत चुके, उसके बाद किस तरह की सलाह आप उन्हें देंगे? कैसे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से डील कर सकते हैं हम? देखिए, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन 2 या 3 तरीके की हो सकती हैं। जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हमने देखी है वो ये है कि थकान रहना, बहुत ज्यादा उठने का मन नहीं करना, हाथ पैर में दर्द रहना, और जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं तो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाना, सांस चढ़ना चलने पे। तो कुछ हद तक ये कॉम्प्लिकेशन अगर आपको लंग में इन्वॉल्वमेंट रही है तो उसके कारण हो सकती हैं। कुछ हद तक ये आपकी अगर हार्ट के ऊपर असर हुआ है उसके कारण भी हो सकती हैं। पर ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी जब आप कभी हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, वहां पे आपका इवैल्यूएशन हुआ, जब आपको डिस्चार्ज किया जाएगा तो वो डॉक्टर साहब आपको बता के भेजेंगे कि आपके लंग में अभी इतना डैमेज है या हार्ट में इतना डैमेज है जिससे आपको 3 या 4 या 6 हफ्ते लग जाएंगे। अगर वैसा कुछ भी नहीं है तो भी जिसको कहते हैं पोस्ट वायरल एस्थीनिया या पोस्ट वायरल सिंड्रोम, उसमें आपको बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है। घबराने की बात नहीं है, ये 4-6 हफ्ते में ठीक हो जाती है। बहुत थोड़े से लोग हैं जिनमें कि ये कुछ महीनों तक परसिस्ट कर सकती है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप खाना पीना अपना ध्यान रखें, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स लें। और एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, वापस आ गया हूँ, सो आई गो बैक टू माई नॉर्मल रूटीन। वो नहीं करें। पोस्ट वायरल एस्थीनिया में आपको धीरे धीरे अपना एक्टिविटी को बढ़ाना है, और जितना आप उसको स्लोली कम बैक टू नॉर्मल करेंगे उतना चांसेस हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे।
Right. लेकिन अगर आपके ये सिम्टम 2-3 हफ्ते से परसिस्ट कर रहे हैं तो प्लीज अपने डॉक्टर साहब को कॉन्टैक्ट। Right. So we'll take a caller here. Shanta Ghosh is joining us from Mumbai. Welcome to the program, ma'am. Your question? जी हिंदी में बोले आप सर। बिल्कुल, आप अपना सवाल पूछिए। मैं पूछ रही हूँ क्या मेरा ना मैं डबल वैक्सीनेशन ले चुकी हूँ। जी मैं मुंबई से बोल रही हूँ जी और मेरा सेकंड वैक्सीनेशन हो गया है। मैं कोवैक्सीन लिया जी। और होल बॉडी में मेरा इतना इचिंग रात में जैसे सोने आती हूँ, उसका कोई इसका रिएक्शन है या कुछ ऐसे ही कुछ हो रहा है? और कितना समय हो गया मैम आपको वैक्सीन लिए? करीबन 1 वीक से अधिक हो गया सर। 1 वीक। एंड बॉडी एक आप कह रही हैं मैम, शरीर में दर्द की आप शिकायत कर रही हैं? मैं पूरा होल बॉडी मैंने पूरा कमर से नीचे तक पूरा पेट पीठ ऐसा चेस्ट सब में बहुत जोर खुजली होती है। फिर Itching, मैं पाउडर वाउडर लगाते रहती हूँ, होल नाइट Okay, सो नहीं itching. पाती हूँ ऐसा। Okay, okay. Dr. Bhalla, would you like to take that question, sir? देखिए ऐसा है कि अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन होनी थी वैक्सीनेशन के बाद तो उसके होने के सबसे ज्यादा चांसेस पहले 24 से 48 घंटे के अंदर होते हैं। जो आप ये कंप्लेंट कर रही हैं, जो आप ये कंप्लेंट कर रही हैं, उस कंप्लेंट का एक कारण ये भी हो सकता है कि आजकल हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, उसमें बहुत सारी स्किन इन्फेक्शन, स्किन चेंजेस होती हैं और सबसे कॉमन उसमें जिसको हम हिंदी में घमौरियाँ कहते हैं, उसमें आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो बंद हो जाते हैं और उससे थोड़ी सी रेडनेस और इचिंग आपको होती है। सेकेंड जो कारण इस तरह से हो सकता है, अगर हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में आप ज़्यादा देर रहें तो फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। सो इसलिए ये दो चीज़ें जो हैं, इनको आप अगर अपने किसी डॉक्टर से टेली कंसल्ट ले लें, आप अपना जो आपके रैश है उसका एक पिक्चर लें और उसको अपने डॉक्टर साहब को भेजें और उनसे अपनी बात करें, तो हो सकता है वो आपको इसके बारे में कुछ बता पाए। 7 दिन वैक्सीनेशन होने के बाद रिएक्शन परसिस्ट करना या रिएक्शन रहना बहुत अनकॉमन सी बात है। Right, Dr. Bhalla, although it doesn't seem the call just came, it doesn't seem like a cause of a reaction from the vaccine. But since we are talking about it, sir, if you could take us through the common side effects of taking vaccines, the ones that sort of subside on their own, so that people don't worry about going forward and taking the vaccine. Sure. Couple of things which are very common immediately after taking the vaccine. The most common of them is the fact that you can have fever. अगर आपको बुखार होता है तो उस बुखार के लिए पहले ही वैक्सीनेशन के टाइम आपको पैरासीटामोल की गोली दी जाती है और आपको बताया जाता है कि कुछ दिन के लिए आपको ये बुखार रह सकता है। सेकेंड चीज जो कई लोगों में देखी गई है, बॉडी एक्स होते हैं। थर्ड थिंग, कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन होती है, स्वेलिंग आ जाना हाथ पैर फेस पे, वो हो सकता है। रैशेस बहुत कम हैं, रैशेस बहुत कम लोगों में देखे गए हैं। ये कॉमन चीजें हैं और ये सारी चीजें 24 से 48 घंटे के अंदर अपने आप ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं तो आपको थोड़ा कंसर्न रहने की जरूरत है। 72 आवर्स में अगर आपके सिम्टम सबसाइड नहीं कर रहे हैं या कुछ ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं जिसमें कि ब्लीडिंग है, आपको किसी जगह से हो रही, या आपके हाथ पैर में कुछ नमनेस या कमजोरी महसूस कर रहे हैं, कोई चीज उठा नहीं पा रहे हैं, चलने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, उठ के बैठने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, इस तरह के अगर आपके सिम्टम्स हैं और वो सिम्टम परसिस्ट करते हैं तो आपको अपने वैक्सीन सेंटर से कांटेक्ट करना चाहिए। वो आपको बुला के एग्जामिन करेंगे। जो बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हैं
वो कुछ लोगों में देखी गई हैं, वो उन लोगों में हैं जिनको पहले एलर्जी की हिस्ट्री है, जैसे कि उनको किसी एग या एग प्रोडक्ट से एलर्जी है या और कोई भी एलर्जीज है। डॉक्टर राकेश ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपकी एलर्जीज वेल कंट्रोल्ड हैं तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, आप ये वैक्सीनेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले किसी चीज से इतनी सीवियर एलर्जी हुई कि आपको सांस की तकलीफ हो गई या हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ी या आपको उसके लिए कोई डेफिनेटिव दवाई देनी पड़ी हॉस्पिटल में जाके, तो आपको अपने डॉक्टर को ये बात जरूर बतानी चाहिए ताकि ऐसी चीज दोबारा से आपके साथ ना हो। Right. Another medical expert, Dr. Soumitra Rawat, is joining us, member COVID-19 National Task Force. Good afternoon and welcome, sir, to the program. Now, as we move towards the unlock phase, how crucial does it become for people to more actively pursue and get their vaccination shot now that it's all going to open up and people are going to mix at workplace and at shops and elsewhere? How crucial would you say is to get the shot at the earliest? Important है, it's very important that everybody should have a vaccination, and government has also done quite a lot. And as you would have heard also, our Prime Minister Honorable Modi ji has said that everybody will get vaccinated by December. And there has been a ramp up of vaccine as well. From August, we will start getting roughly about 11 crore of Covishield a month and 8 to 10 crore of Covaxin. And also there are quite a few other vaccines which are in the developing phase. We have got Sputnik, we have got SCOG-19, we got nasal vaccine which is also coming. And these are the pretty good thing. So one should take a vaccine so that we develop the herd immunity. And we will have a herd immunity when 60 to 70% of the population will get vaccinated. There are a lot of rumors about the vaccine and some people are not taking it. As you know that vaccination, when it was started to healthcare professional and workers also in January, quite a few healthcare professionals, they didn't take the vaccine in the beginning. So I think this is the time we need to all help and control the COVID pandemic, and we should have a vaccine as and when we get it. बिल्कुल, तो इस वक्त वैक्सीनेशन कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही है आपका सुरक्षा कवच इस वायरस के खिलाफ। और यहाँ पर एक कॉलर जुड़ रहे हैं पुलवामा से, परवेज अहमद खान जी। खान साहब अपना सवाल पूछें। तो सर मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जो मैंने 27 अप्रैल को मैंने फर्स्ट वैक्सीन कर लिया था जी, तो उसके बाद तो मेरी मिसेज ने पहले उससे लिया था, बट जब मेरी मिसेज वहाँ पे गई उन्होंने बोला आप 82 डेज के बाद आइए। अब इसका रीजन क्या है कि यही मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा था। अगर उन्होंने बोला था हमें 42 डेज के बाद आइए आप सेकंड वैक्सीन के लिए, बट अब वो कहते हैं कि 82 के बाद आइए। इसका क्या रीजन है डॉक्टर साहब से, यही मैं पूछना चाहता हूँ। जी, आपने कोविशील्ड का पहला डोज लिया? जी हाँ, मैंने भी लिया और मेरी मिसेज से पहले उसने लिया, बट मैंने 27 अप्रैल को लिया मैम। जी जी जी। डॉक्टर रावत, आप इनके सवाल का जवाब देंगे। जो कोविशील्ड को लेकर जो भी हाल ही में गाइडलाइंस आई हैं जिसकी वजह से उसका जो टाइम गैप है वो बढ़ाया गया है, इससे जुड़े हैं इनका सवाल। आई थिंक ये जो गाइडलाइन है ये रिसर्च के बेसिस पे है। एक लैंडसेट में पेपर आया था इंग्लैंड में और उसमें ये बताया गया था कि अगर आप 2 डोज के बीच में अगर आप अपना 3 महीने का गैप रखते हैं तो आपकी एंटीबॉडीज ज्यादा बनती हैं। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक बेसिस पे गाइडलाइन आई हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो आपका 2 डोज के बीच में जो गैप बढ़ाया है वो 3 से 4 महीने का किया है। तो उसमें 3 महीने बाद आप जाके पता कर सकते हैं और आपको सेकंड डोज मिल जाएगी। Right. Dr. Ashish Bhalla, if you can come to you. One of the set of questions that we get is about infections like black fungus, which was in news for some time in the past weeks. Are there ways in which one can prevent such infections from happening?
preventive measures that one can take to stay safer? If you can tell us about it. Okay, this is a very interesting question, and if you look at last year during the first surge, none of the patients presented with black fungus infection, and after that, there was a lot of enthusiasm. Somehow, the tocilizumab, the drugs which were not there, and very many people were prescribing steroids to patients, only those who were having fever without any respiratory distress. And these patients were taking these steroids at home along with antibiotics and not getting their sugars control. एक चीज जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों में स्टेरॉइड्स देने के बाद जो उनकी डायबिटीज है वो अनकवर हो गई। इसका मतलब ये कि उनको पहले से ही टेंडेंसी थी डायबिटीज होने की, लेकिन वो जब भी कभी टेस्ट करवाते होंगे, हमारे यहाँ पे ये भी है कि एक दिन खाना नहीं खाऊंगा, टेस्ट कराऊंगा तो ब्लड शुगर ठीक आ जाएगी, तो वो अपने आप को धोखा देने वाली बात है। तो इस तरह से लोग कर रहे थे, उनको लग रहा था कि उनको डायबिटीज नहीं है। बहुत सारे लोगों में हमने पहली डोज स्टेरॉइड की दी और उनकी शुगर 500 से ऊपर चली। तो ऐसे लोगों में प्रोबेबली टेंडेंसी थी जो हॉस्पिटलाइज थे। अब ये सोचिए कि अगर ऐसा कोई मरीज घर पे था, उसको 5 से 7 दिन के लिए आपने स्टेरॉइड दे दिया और उसके साथ में आपने उसको एंटीबायोटिक्स भी दे दी, जिससे कि आपका जो बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा है वो खत्म हो गया, जो फंगस को दबा के रखता है, और फंगस को शुगर मिल गई ब्लड से, जिससे कि वो ग्रो हो गई। तो इस तरह से ये एक कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, जो हमने अपने मरीज देखे हैं हमारे यहाँ अस्पताल में, पीजीआई में, उसमें नियरली 60% लोगों में इस तरह की हिस्ट्री मिली। तो ये एक कारण है बहुत इंपॉर्टेंट। Right, so there, if you can take another question, a caller from Hyderabad is with us. Srikant is on the phone line. Srikant, welcome. Yeah, good morning, good afternoon, and this is Srikant from Hyderabad. Hi. मेरा सवाल ये है कि मैं कोविड से इन्फेक्ट हुआ था और डिस्चार्ज हुआ 26 अप्रैल को जी। अभी तो मेरी तबीयत ठीक है। मैं वैक्सीनेशन कब ले सकता हूँ और वैक्सीनेशन लेना कितना जरूरी है, क्या फर्क है मुझ में? I was a severe patient. I have got discharged, and I'm feeling well now. When should I take this vaccination? Important question. A lot of queries come on that. Dr. Rakesh Kumar, if you can bring that to you. 26th of April, around that time, he got COVID. Concern about when is he ready to take a vaccine? 6 months after he is recovered from the corona. So that time he should go for the vaccine, and he should go for the vaccine because it is said that the antibody what we get after infections are not that good which you get after vaccination. So get your vaccination after 3 to 6 months of recovering from the corona. And sir, there is a supplementary question. In case, because there is a gap between 2 doses of vaccination, if by chance a person is infected with COVID-19 in the middle of the doses, like after the first doses, the person is infected, how does it affect the vaccine cycle? When does one take the second vaccine in that case? I think the data is not available regarding this, that person got 1 dose, then get infected, then how long the second dose one should wait. But I believe the guideline remains same, that the second dose should be taken after 3 months of the first dose. बिल्कुल। तो अगर आप कोविड पॉजिटिव हुए हैं, Can I come in? Yes, please, Dr. Bala. This is a very important question. Yes, please. देखिए, 2 चीजें हैं। अगर आपने पहले कोई वैक्सीन नहीं लिया हुआ, आपको इन्फेक्शन हो गई, जैसे डॉक्टर राकेश ने कहा कि 3 महीने तक ऐसा हम मानते हैं कि आपके शरीर में कुछ हद तक प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज होंगी। 3 महीने के बाद आपको वैक्सीनेशन लेने की जरूरत है, और रूटीन जैसे कि फर्स्ट डोज और उसके 3 महीने बाद सेकेंड डोज। आपका क्वेश्चन ये था कि आपने पहली डोज लेट से 1 अप्रैल को ली और आप 15 अप्रैल को आपको इन्फेक्शन हो गई, आप 27, 28, 30 तारीख तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे, डिस्चार्ज हो गए, अब आपको वैक्सीन दूसरा डोज कब लेना है? जो
इन्फेक्शन है वो एक बूस्टर इन्फेक्शन का काम करती है, लेकिन आपको सेकेंड डोज लेना जरूरी है। वो डोज आप जैसे फर्स्ट इंजेक्शन के 3 महीने बाद लेने वाले थे, उसी तरह से जब आप कंप्लीटली रिकवर हो गए अपनी इन्फेक्शन से, घर चले गए, उसके कंप्लीट रिकवरी के 3 महीने के बाद आपको दूसरा डोज लेना है, और ये जरूरी है आपको दूसरा डोज लेना। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है ये दूसरा डोज लेना, और ये आपको 3 महीने का इंतज़ार करना चाहिए जब आप कोविड से रिकवर हुए हैं। डॉक्टर सौमित्र रावत, महिलाओं के भी कई सवाल हैं इसमें वैक्सीनेशन को लेकर। कई शुरुआत में भ्रांतियां रहीं कि जो नर्सिंग ब्रदर्स हैं या जो स्तनपान करा रही हैं महिलाएं, उन्हें वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए। किस तरह से इसमें आप थोड़ी स्पष्टता दे सकते हैं डॉक्टर रावत? जी, डॉक्टर रावत से हम जुड़ेंगे एक बार, उनका दोबारा संपर्क लौटेगा। डॉक्टर कुमार, हमने देखा कि स्टीमिंग और इनहेलिंग और इसका काफ़ी महत्व रहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। किस तरह से आप देखते हैं कि स्टीम लेना और वो कितना कारगर हुआ, और क्या अभी भी हम उसको जारी रह सकते हैं नॉर्मल लाइफ में भी? कितना ज़्यादा थ्रोट इन्फेक्शन, जो लगातार जब भी थ्रोट इन्फेक्शन होता है और हम सब काफ़ी चिंता में आ जाते हैं वायरस को लेकर, कितना ज़्यादा मददगार साबित होता है स्टीमिंग लेना? या और क्या कुछ सलाह दे सकते हैं घर में किस तरह से थ्रोट इन्फेक्शन को अगर हम ठीक करना चाहें तो? जी, जब फर्स्ट वेव थी तो उस वक्त स्टीम इनहेलेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इसमें, कि स्टीम और गार्गल करिए, बिकॉज लोकल जो एंट्री पॉइंट है वो नोज है और थ्रोट है, तो उससे शायद फायदा हो। लेकिन अभी गाइडलाइन आई है कि स्टीम को उसका पार्ट हटा दिया गया। स्टीम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट नॉट अफेक्ट द ओवरऑल आउटकम वेदर यू टेक स्टीम और डोंट टेक स्टीम। तो स्टीम का कोविड से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ, स्टीम लेंगे तो जरूर आपका जो छाती है उस पर जो भी बलगम है वो इजीली बाहर आ सकता है। तो स्टीम से फायदा शायद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ खास नुकसान भी नहीं है। तो अगर आपको स्टीम लेने के बाद अच्छा लगता है कि सांस खुल गया है, तो फिर जरूर ले लें। लेकिन ये सोच के ना लें कि स्टीम लेंगे तो फिर कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो आपका कंट्रोल हो जाएगा या फिर क्योर हो जाएगा। उसके लिए तो जो बाकी चीजें हैं वो सब आपको फॉलो करना है। Right. Dr. Bhalla, a question has come on our dietary habits. With this pandemic, our lifestyle has changed significantly. During lockdown, we've stayed at home. The physical activity has gone down home. We're working from home, not walking around much. How should that also reflect in the manner in which we eat and take calories and have our diet and exercise? If you can tell us about that. Yeah, that's very important. When you are working hard, then you need more food, more energy to go around. But when you are sitting at home sedentary, then your dietary intake has to go down. For an average adult who is working in the office, not doing too much of a hard work, 1800 to 2000 kilocalories are good enough in a day. But if you are on a sedentary job, then you need to decrease it to 1500 to 1200 to 1500. You are doing a sedentary job. But what I would suggest is, why do you want to be sedentary at home? You can exercise even at home. The simplest possible solution is walking. You can continue walking, you can continue doing some household work. What I did during the complete lockdown, and I told my patients and I told my parents also, that the best exercise is climbing up and down the stair. वो तो आपके घर में ही है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीढ़ियां ऊपर चढ़िए, नीचे उतर आइए। अगर आप दिन में ये 5, 7, 10 बार एक टाइम पे करेंगे और 2-3 बार करेंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा। So that is also helpful in building up your stamina, in opening up your in giving your heart a good workout, your lungs a good workout, and obviously आपके मसल्स को तो वो वर्कआउट मिलता ही है। हाँ, इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, अगर आपको घुटनों की प्रॉब्लम है या आर्थराइटिस है या हिप की जॉइंट की प्रॉब्लम है, तो आप सीढ़ियां चढ़ उतर नहीं सकते। तो प्लीज घर के अंदर, कमरे के अंदर ही आप चलना टहलिए
और एक अपना टारगेट बना के रखिए कि आज आपने एक दिन में कितने कदम चलना है. Let's start from 1,000 steps a day, and then you can gradually increase to 5,000-6,000, maybe even 10,000. घर के अंदर ही चलना है तो चल सकते हैं. जी, कॉलर इज जॉइनिंग अस. दुबे जी आगरा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ में. पूछिए अपना सवाल. सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे फादर जो हैं उनका ब्लड प्रेशर लेवल 270 के आसपास रहता है जी. एज 63 है और उनका बीपी जो लो है वो भी काफी लो रहता है. तो सर इस कंडीशन में क्या वैक्सीनेशन सेफ रहेगा उनके लिए? जी हाँ, डॉक्टर कुमार आप इनके सवाल का जवाब देंगे? जी, दो चीजें हैं जो मैंने पूछी. पहली बात है कि जो ब्लड शुगर है वो 270 रह रहा है, तो 270 तो काफी ज्यादा है. मेरी सलाह ये है कि इसका कंट्रोल करना जरूरी है. अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको डाइट बताएंगे, डाइट से कितना कंट्रोल कर सकते हैं, और जरूरत होगा तो एक आधा मेडिसिन भी उसमें ऐड करेंगे तो शुगर कंट्रोल हो जाएगी. दूसरा पार्ट है कि वैक्सीन लगवाना है नहीं, तो वैक्सीन तो हाँ जरूर लगवाना है, उसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है. एनीवे इनका एज भी 63 है, तो 60 से ऊपर वाले लोग हाई रिस्क में आ रहे हैं, तो इनको वैक्सीन के लिए बिना देर किए जाएं और वैक्सीन लगवाएं. साथ साथ में ब्लड शुगर भी कंट्रोल करना जरूरी है. बिल्कुल, तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं थोड़ी चीज़ों की देखभाल करके या थोड़ी सावधानी बरतते हुए. डॉक्टर भला अगला सवाल यहाँ पे सादिया पूछना चाहती हैं कि उन्होंने 2 बार RT-PCR अपना टेस्ट कराया है, वो नेगेटिव आया है, लेकिन उन्हें बुखार लगातार बना हुआ है, 100 से नीचे है. तो क्या वो CT स्कैन कराएं या चेस्ट एक्सरे कराएं कोविड की पुष्टि के लिए? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है. देखिए, अगर इस टाइम पे देखें, मानसून का सीजन बहुत सारे जगहों पे इंडिया में शुरू हो चुका है. बुखार के बहुत सारे कारण होते हैं, कोविड ही सिर्फ एक कारण नहीं है, पहली बात. दूसरी बात, आप अगर देखें कि अगर आपका टेम्परेचर 100 से नीचे रह रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है. अगर आपको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, कोई इस तरह की तकलीफ नहीं है, तो आपको कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है. यहाँ मैं एक ये बात ये भी कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो कोविड पॉजिटिव भी होते हैं उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं. जाके अपना CT स्कैन मैं देखूं मेरे छाती में कितना स्कोर आया है CT स्कैन में. देखिए, 2 चीज़ें हैं. अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तब भी आप अपना CT स्कैन अगर कोविड पॉजिटिव है कराएंगे तो कुछ ना कुछ उसमें निकल जाएगा, और फिर हम उसको लेके घूमते रहेंगे कि अब हम इसका क्या करें. तो वो बिल्कुल भी इंडिकेटेड नहीं है. और अगर आप कोविड नेगेटिव हैं तो बिल्कुल भी इंडिकेटेड नहीं है. हाँ, यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपका ये बुखार 2 हफ्ते से ज़्यादा चल गया है और चाहे वो 99-100 से नीचे ही है, तो प्लीज अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें. वो कुछ भी हो सकता है. इस दौरान, इस पैंडेमिक के दौरान जो चीजें निगलेक्ट हुई हैं उनमें से एक चीज है टीबी, जिसके लिए कि लोग आगे नहीं आ रहे हैं. बहुत सारे लोगों को स्टेरॉइड भी मिले हैं, टीबी उससे बढ़ सकती है. दूसरी चीज है कैंसर. किसी मरीज को अगर लो ग्रेड फीवर कंटिन्यूस चल रहा है और बाकी सिम्टम्स हैं, उसमें कुछ कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं. तो ये सिर्फ ये सोच के चलना कि मुझे सिर्फ कोविड है और कुछ नहीं है, तो वो गलत बात है. अगर आपके सिम्टम्स 5-7 दिन में ठीक नहीं हो रहे हैं, बुखार कंटिन्यूस चल रहा है, तो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए. खुद डॉक्टरी नहीं करिए, खुद डॉक्टर नहीं बनिए. उससे आप अपने आप को नुकसान ज्यादा कर सकते हैं, फायदा कम करेंगे. जी, and Gaurav is joining us from Bihar. He's on the phone line. Gaurav, welcome to the program. अपना सवाल पूछे. हाँ सर जी. अगला बार 1 माह पहले पॉजिटिव हुए थे जी. तो उसके बाद हम कोई मैंने ब्लड नहीं चेक करवाए हैं ना, हम होम क्वारंटीन में ठीक हुए हैं जी. तो क्या हमें अभी कुछ चेक करवाना है कि नहीं? अभी हम ठीक ठाक हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर और दूसरा है कि कब हम इंजेक्शन ले सकते हैं? जी, डॉक्टर कुमार, would you like to take this question? 1 महीने पहले इनको कोविड हुआ. 1 महीना पहले. जी, अगर आप स्वस्थ हैं, अभी और कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे भी टेस्ट कराने का कोई जरूरत नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं है. आप ठीक हैं और धीरे धीरे जैसे टाइम निकलेगा और अच्छे होते जाएंगे.
दूसरा वैक्सीन कब लेना है, ये सवाल हमने अभी थोड़ी देर पहले लिया था कि ठीक होने के 3 महीने के बाद आप अपना डोज वैक्सीन का ले सकते हैं। जी, अगला सवाल यहाँ पर डॉक्टर भल्ला आपसे लेना चाहेंगे कि एक बार फिर यहाँ पे थोड़ी स्पष्टता यहाँ पे चाहिए। जो महिलाएं कब जो नर्सिंग मदर्स हैं या जो स्तनपान करा रही हैं, क्या वो वैक्सीनेशन ले सकती हैं? गर्भवती महिलाओं को लेकर स्पष्ट गाइडलाइंस आई थी, लेकिन अगर हम बात करें स्तनपान कराने वाली मदर्स के लिए, नर्सिंग मदर्स के लिए, उनके लिए बीच में हाल में कुछ बदलाव हुआ था। जी, दोनों के लिए बदलाव हुआ है। सबसे पहले बदलाव हुआ था लैक्टेटिंग मदर्स के लिए जो स्तनपान करा रही हैं। उसमें ये कहा गया था कि द बेनिफिट ऑफ टेकिंग वैक्सीनेशन इज मोर, और उससे के ब्रेस्ट फीडिंग में कोई असर नहीं पड़ता है। पहले ये आया था। प्रेग्नेंट लेडीज में बहुत ज़्यादा ट्रायल्स नहीं हुए हैं, पर कुछ थोड़े बहुत जो भी ट्रायल्स हुए हैं उसमें भी यही पाया गया है कि वैक्सीनेशन सेफ है। और जो वैक्सीन इस सर्ज में जो हमने देखा, पिछली जो पीक आई थी उसमें बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज इन्वॉल्व हुई थी, लेकिन उनमें से किसी को सीवियर डिजीज नहीं हुई थी, किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन इस जो सर्ज इस बार आई है उसमें हमने देखा है कि प्रेग्नेंट विमेन ज्यादा इन्वॉल्व हुई हैं और उनमें काफी सीवियर डिजीज भी हुई है। इसीलिए ये बेहतर है कि आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो पहले वैक्सीनेशन लगवा लीजिए, और अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं तो आप फिर भी वैक्सीन लगाइए, ताकि आपको अगर बीमारी हो तो माइल्ड हो। यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमने अभी पीजीआई से एक स्टडी हमने पब्लिश करी है। उसमें हमने ये देखा जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स से 3-3.5 हजार हेल्थ केयर वर्कर जिनको हमने डोजेस लगाई हैं वैक्सीनेशन की, जिन लोगों ने पूरी 2 डोज लगाई हैं उनमें जो सीरियस ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुए हैं वो बिल्कुल 1.5% के करीब हुए हैं। बहुत सारे लोग पॉजिटिव हुए लेकिन वो माइल्ड डिजीज होके ठीक हो गए, उनको सीवियर इन्फेक्शन नहीं हुई, और हमारे यहाँ पे कोविशील्ड इंजेक्शन लगाया गया था। तो कुछ हद तक ये थोड़ी सी एक आपको पॉजिटिव न्यूज है, या एक पॉजिटिव वे में इसको लिया जा सकता है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स ने दोनों डोजेस अपनी पूरी लगवा ली हैं, अगर उनको इन्फेक्शन होती भी है तो वो माइल्ड इन्फेक्शन होके उससे निकल जाएंगे, उससे बच जाएंगे। बहुत कम लोगों को सीवियर इन्फेक्शन या मॉडरेट इन्फेक्शन होगी, और टचवुड हमारे यहाँ पे वैक्सीनेटेड हेल्थ केयर वर्कर्स में कोई भी मोर्टेलिटी नहीं हुई है, जिनके दोनों वैक्सीन लग गए हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है वैक्सीनेशन। यहाँ पे कॉलर ले लेते हैं। गुलाम अली श्रीनगर से इस वक्त फोन लाइन पर हैं। जी, अपना सवाल पूछें। आप अपना टीवी का वॉल्यूम इस वक्त कम करें, तभी आप हमारी आवाज सुन पाएंगे। मैं गुलाम अली जी सर, अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके फोन पे अपना सवाल पूछें थोड़ी ऊंची आवाज में। जी हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही है हमारे तक। अच्छा जी सर, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर ले क्योंकि उसका एको भी आ रहा है तो डिस्टरबेंस हो रही है। सिर्फ फोन पे अपना सवाल पूछें। ठीक है सर, ठीक है। यस सर। हेलो। जी जी, पूछे सर। डॉक्टर साहब, तो मैंने वो 26 अप्रैल में पहले डोज किया था वैक्सीन। जी, 26 अप्रैल में, मगर मुझे लग रहा है अपनी जिस्म में कमजोरी जैसा, वो पैरों में दर्द, कोई घुटने में दर्द, कोई बाजू में दर्द थोड़ा लग रहा है। एक बार दोबारा पूछे। आपने अप्रैल में अपना पहला डोज लिया था वैक्सीन का? जी, 26 अप्रैल। जी, फिर कोविशील्ड। जी जी, आपका जी मैम। तो अब आप क्या पूछना चाहते हैं? वो थोड़ा मैं कमजोरी जैसा लग रहा है जिसमें, वही बात करना था डॉक्टर। डॉक्टर
जी डॉक्टर कुमार, ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने पहला डोज कोविशील्ड का लिया है, अब दूसरे डोज के लिए इनको कितना वक्त रुकना पड़ेगा? साथ ही साथ इनको काफ़ी ज़्यादा बॉडी एक की भी शिकायत है। नहीं, इन्होंने लिया है 26 अप्रैल को। जी जी जी। तो 26 अप्रैल से पहले भी इस पे डॉक्टर आशीष ने अच्छे से बताया था कि जो भी वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट है वो करीब 1 या 2 दिन रहते हैं ज़्यादातर, उसके बाद ऐसा कुछ साइड इफेक्ट रहता नहीं है। तो इनको बाकी चीजें जांच कराना जरूरी है कि हाथ पैरों में जो दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, क्या कारण है। इन्होंने अपना एज नहीं बताया, शायद एज की वजह से भी हो सकता है कि घुटनों में दर्द हो। दूसरा है कि सेकंड डोज कब लेना है, तो फर्स्ट डोज के 3 से 6 महीने वो रिकमेंडेड है, मिनिमम 3 महीने इनको वेट करना है। कोविशील्ड में नई गाइडलाइन में 3 मंथ के बाद ही दूसरा डोज ये अपना ले पाएंगे और उस डोज को जरूर। Right, and doctors, we are in the final minutes of the program. We'll just take your final and input and your advice for people. Dr. Bhalla, if I can come to you. Yes. Unlock has started. We have vaccinations that are on. What is your advice for people at large to face the challenge at the moment? My advice would be, if you do not need to get out of your home, stay at home. And even if you want to go out, and try to follow all COVID appropriate behavior. If you want to go out and eat, try to do it in an open air setting. That is much better. Since it's summers, sometimes you have to go sit inside in an air conditioned room, small room. Try to avoid that as much as possible. क्योंकि अगर आप एक रेस्टोरेंट में एयर कंडीशन में बैठे हैं, खाना बिना मास्क उतारे नहीं खा सकते और आपस में बात भी करेंगे, तो इससे आप वहां बैठे हुए बहुत सारे लोगों को क्लोज एनवायरनमेंट में एक्सपोज करेंगे। तो इस चीज को जहां तक हो सके अवॉइड किया। Right. Dr. Kumar, would you like to add anything to that, of course, and especially for the youngsters who are watching this program? जी, मेरा यही संदेश है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसके अलावा वैक्सीन, और हम खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हाँ हमें ये करना है, और बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कि वैक्सीन लग गया मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये मल्टी प्रोंग अटैक है कि आप अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, वैक्सीन लगवाएं, और जो आपको अथॉरिटीज हैं अगर वो कुछ फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए। उसमें अलग अलग बहाने बना के कि ये हो गया वो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आप बिल्कुल ना करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भल्ला, डॉक्टर कुमार, इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल आपके मन में कोई भी शंका है तो उसे दूर कीजिए और वैक्सीनेशन तुरंत करवाएं। जी, अगर आप एलिजिबल हैं टीकाकरण के लिए तो तुरंत जाएं और टीका लगवाएं, यही है आपका कवच इस वायरस के खिलाफ। Absolutely, and with that we conclude this edition of Dr. Speak. Stay safe. नमस्कार।